नमस्कार दोस्तों। 13 से 18 साल की उम्र सबसे सुहानी होती है ना दोस्तों। इस उम्र में हमें हर काम करने का जज्बा होता है। इसी जुनून और जज्बे के साथ हमारे एक प्रिय मित्र जो अपनी जेब में सिर्फ 30 रुपए लेकर निकले और आज 1.1 अरब डॉलर के मालिक बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, मैं रितेश अग्रवाल की ही बात कर रहा हूँ, जो ओयो रूम्स के फाउंडर और सीईओ हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत सिम कार्ड्स बेचकर की थी। कहते हैं अगर हम किसी चीज को शिद्दत से पाने की ठान लें तो हमें वो मिल ही जाती है। इसी शिद्दत, मेहनत और लगन ने रितेश अग्रवाल को आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बना दिया है। अगर आप उनकी प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत से आखिर तक जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, रितेश अग्रवाल बचपन से ही काफी बुद्धिमान थे और नई चीजों को जानने में दिलचस्पी रखते थे। उनका जन्म ओडिशा के एक छोटे से गांव बीसमकटक, रायगढ़ में हुआ था। अपने जुनून और परिवार के समर्थन से उन्होंने ऊंचे सपने देखने की हिम्मत की और उतनी ही मेहनत और लगन से उन सपनों को पूरा किया। आप सोचिए, एक 8 साल का बच्चा कितना कुछ समझ सकता है, लेकिन रितेश ने 8 साल की उम्र से ही कोडिंग में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी। वे सारा दिन सिर्फ कोडिंग में ही व्यस्त रहते थे। जहां दूसरे बच्चे इस उम्र में खिलौनों से खेलते थे, वहीं रितेश कंप्यूटर और कोडिंग से खेल रहे थे। कंप्यूटर की दुनिया से इस मोहब्बत और अपने पैरों पर खड़ा होने की लगन ने रितेश को कुछ अलग करने पर मजबूर कर दिया। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने सड़कों पर सिम कार्ड्स बेचना शुरू किया और कुछ वेबसाइट्स बनाने में भी शामिल हो गए। इसी दौरान उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई भी पूरी की और पैसे भी कमाए। फिर वे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए। हम सब जानते हैं कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां कोई पीछे नहीं जाता, सब आगे ही बढ़ते जाते हैं। रितेश की जिंदगी का यह फैसला उनके लिए बहुत पॉजिटिव साबित हुआ। दिल्ली के उस पार्क से लेकर शार्क टैंक के शार्क तक रितेश ने अपनी जिंदगी के इस खूबसूरत सफर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने अपने असफलताओं से सीखा और तरक्की हासिल की। 17 साल के रितेश की सोच हमेशा से ही दूसरे बच्चों से थोड़ी अलग थी। वे क्लासरूम में बैठकर एक ही लेक्चर सुनने में ध्यान नहीं लगा पाते थे। उन्हें नए लोगों से मिलना, अपने विचार शेयर करना और उनके बिजनेस करने के तरीके को समझने में पहले से ज्यादा दिलचस्पी थी। इसलिए वे अक्सर अपनी क्लास बंक करके कॉलेज से बाहर निकल जाते थे। तो दोस्तों, रितेश अग्रवाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के पीछे पूरी शिद्दत से लग जाएं और कड़ी मेहनत करें तो किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। नए लोगों से मिलना, अपने विचार शेयर करना और उनके बिजनेस के तरीकों को समझना, इन सब में रितेश को पहले से काफी ज्यादा रुचि थी। इसलिए वे अपनी कक्षाएं बंक करके कॉलेज से बाहर निकल जाते थे। दिल्ली को तो हर चीज का हब माना ही जाता है। वहां आए दिन बड़े उद्यमियों और व्यापार मालिकों की बैठकें, सम्मेलन या आयोजन होते रहते थे। रितेश ने इन सभी आयोजनों में भाग लेना शुरू कर दिया। इन सभी लोगों से मिलकर और उनके विचार सुनकर उन्हें काफी अच्छा लगता था। इनसे प्रेरित होकर उन्होंने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें रुकना नहीं है। और उन्होंने यह निर्णय लिया कि उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी होगी। यह निर्णय उनके लिए काफी मुश्किल था, लेकिन उनके बड़े इरादों ने उन्हें यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। रितेश को घूमने का काफी शौक था और नए अनुभव लेना उन्हें काफी पसंद था। इसी दौरान उन्होंने यह महसूस किया कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई भी इंसान सबसे पहले वहां रहने की सुविधा तलाशता है। हर किसी के लिए 5 स्टार या 7 स्टार होटलों में ठहरना आसान नहीं होता। फिर वेबसाइट्स और कोडिंग की जानकारी का फायदा उठाते हुए उन्होंने सोचा कि क्यों न ऐसी वेबसाइट शुरू की जाए जो यात्रियों को आसानी से होटल खोजने में मदद करे। और इसी विचार से शुरुआत हुई ओरावल ट्रैवल्स की। साल 2011 में रितेश ने एयरबीएनबी से प्रेरित होकर ओरावल ट्रैवल्स की वेबसाइट लॉन्च की। इस ऑनलाइन पोर्टल से यात्री बहुत आसानी से अपने लिए होटल कमरे बुक कर सकते थे। इसका फायदा यह था कि व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से बुकिंग कर सकता था। लोगों ने भी इस वेबसाइट को काफी सपोर्ट दिया और कुछ समय तक रितेश को इससे फायदा हुआ। लेकिन क्या आपने कभी कोई सफलता की कहानी बिना असफलता के सुनी है? नहीं ना? तो आइए हम आपको बताते हैं कि ओरावल ट्रैवल्स में रितेश ने क्या चुनौतियों का सामना किया और कैसे उन्होंने इन चुनौतियों का सामना कर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दोस्तों,
ओरावल ट्रैवल्स का बिजनेस शुरू करने के बाद रितेश ने सोचा कि वे खुद इस वेबसाइट का उपयोग करके देखें कि इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने नई जगहों पर यात्रा करना शुरू किया और इस वेबसाइट की मदद से अपने लिए सस्ते होटल बुक करते रहे। उन्होंने यह नोटिस किया कि लोगों को सिर्फ होटल कमरे उपलब्ध करवाना ही काफी नहीं था। जो लोग इन बजट फ्रेंडली कमरों को बुक करते थे, उन्हें होटलों से अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। उनका मानना था कि अगर कोई अपना घर छोड़कर घूमने निकला है और वे उन पर भरोसा करके बुकिंग कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज है कि उन्हें बेहतरीन क्वालिटी की सेवाएं मिलें। इसी दौरान उन्होंने अपने इस बिजनेस में एक गिरावट देखी। लोग अब इस वेबसाइट का कम उपयोग कर रहे थे और व्यवसाय में असफलता के कारण रितेश के पास फंडिंग भी खत्म हो रही थी। लेकिन एक बात थी कि रितेश को अपने आप पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उसी समय उन्हें थील फेलोशिप की एक स्कॉलरशिप के बारे में पता चला। ये स्कॉलरशिप पेपाल के संस्थापक और फेसबुक के निवेशक पीटर थील द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें वे 20 साल के अंदर के 20 बच्चों को $1 लाख की फंडिंग देते थे, जिससे वे अपना नया स्टार्टअप शुरू कर सकें। जब रितेश को इस स्कॉलरशिप के बारे में पता चला, तब उन्हें उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। इस सुनहरे मौके को उन्होंने तुरंत ले लिया और अपने ओरावल ट्रैवल्स का नाम भी स्कॉलरशिप के लिए जमा कर दिया। और फिर क्या था, किस्मत ने साथ दिया और रितेश इसमें सिलेक्ट हो गए। रितेश पहले ऐसे भारतीय प्रतिभागी थे जो इस फेलोशिप के लिए सिलेक्ट हुए थे। उन्हें इस फेलोशिप से 2 साल के लिए $1 लाख की फंडिंग मिली और दूसरे बड़े निवेशकों, उद्यमियों और दूरदर्शियों के साथ व्यवसाय को आगे बढ़ाने के तरीके सीखने का मौका मिला। रितेश का सपना पूरा होता नजर आ रहा था। उन्होंने साल 2013 में ओरावल ट्रैवल्स का नाम बदलकर ओयो ऑन योर ओन रूम्स कर दिया। अब आइए बताते हैं कि इस फेलोशिप का पूरी तरह से उपयोग करके रितेश ने कैसे अपनी इस कंपनी को हमारे लिए एक प्रेरणा बना दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि रितेश थील फेलोशिप के लिए सिलेक्ट हो चुके थे। उन्हें सैन फ्रांसिस्को यूएस से बुलाया गया। वे काफी खुश थे क्योंकि उन्हें नए लोगों से मिलने का मौका मिल रहा था। जब वे वहां पहुंचे और लोगों से मिले तो उनके सोचने का नजरिया ही बदल गया। सबसे पहली चीज जो उन्होंने सीखी वह ये थी कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है। जब वे वहां पहुंचे तब वे अपनी ओयो कंपनी का पहला गेस्ट हाउस गुरुग्राम में शुरू कर चुके थे। तब तक उनका लक्ष्य सिर्फ यही था कि उन्हें साउथ सिटी एरिया में सबसे बड़ा गेस्ट हाउस चेन सिस्टम बनाना है। लेकिन उन्होंने देखा कि उस फेलोशिप में ऐसे भी लोग थे जो बिना कोई व्यवसाय शुरू किए दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट बिजनेस बनाने के बारे में सोच रहे थे। बस फिर क्या था, उन्होंने ठान लिया कि ओयो रूम्स सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। दूसरी बात जो उन्होंने सीखी वह ये थी कि नाइविटी इज गुड। नाइविटी का मतलब है किसी बात की जानकारी या ज्ञान ना होना। आसान शब्दों में कहें तो अनुभवहीनता या किसी चीज के परिणाम का पता ना होना। यह भी किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए एक सकारात्मक बिंदु है। उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्हें पहले से पता होता कि इस व्यवसाय में कितनी संभावनाएं और चुनौतियां हैं, तो शायद वे इसे कभी शुरू ही नहीं करते। इसका मतलब हुआ कि इस कंपनी को इतना बड़ा बनाने की प्रक्रिया में ही उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी ली और फिर भी वे अपनी मुश्किलों से घबराए नहीं, बल्कि उनसे निपटकर इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। तीसरा, उन्होंने इस बात पर गौर किया कि टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। लोगों को अपने साथ जोड़कर और उनके विचार लेकर भी वे अपनी कंपनी को आगे ले जा सकते हैं। और फिर वे भारत वापस आए और उन्होंने अपनी ओयो कंपनी को अपनी ओयो परिवार बनाया और सबके साथ एक लंबे सफर की शुरुआत की। 2013 में जब रितेश अमेरिका से वापस भारत आए तब ओयो के पास सिर्फ 2 ही गेस्ट हाउस थे। उस समय ओयो इतना फेमस नहीं था। रितेश ने अपनी टीम के साथ मिलकर सबसे पहले ओयो की ब्रांडिंग पर काम किया। उन्होंने ओयो को सिर्फ एक वेबसाइट से एक ब्रांड बनाया। उन्होंने उन होटलों को अपने साथ जोड़ा जिनकी लोकेशन काफी अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि उनके पास बहुत फंडिंग थी, इसलिए उन्होंने सीधे 5 स्टार या 7 स्टार होटलों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने छोटे होटलों या गेस्ट हाउसों से शुरुआत की जिन्हें स्वयं विज्ञापन की आवश्यकता थी। उनका व्यापारी दृष्टिकोण यह था कि वे उन होटलों की क्वालिटी सुधारने के लिए अपने विचार देते थे। इससे होटलों की सेवा में सुधार हो रहा था और उनकी फंडिंग भी बच रही थी। इसके साथ ही कस्टमर सर्विसेज से खुश होकर
ओयो को खुद ही अपने दोस्तों में प्रचारित करते थे। इसी स्ट्रैटेजी की मदद से रितेश ने कुछ ही समय में ओयो रूम्स को ओयो होटल्स और ओयो होम्स में बदल दिया। देखते ही देखते ओयो भारत के 160 शहरों में 4000 होटलों तक फैल गया। रितेश की इस बड़ी सफलता को देखकर कई निवेशक और ब्रांड्स उनकी कंपनी में निवेश करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन रितेश की मंजिल यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें ओयो को पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली होटल बुकिंग चेन बनाना था। उन्होंने ओयो को चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अमेरिका में भी विस्तारित किया। जहां उन्होंने गुड़गांव में सिर्फ एक गेस्ट हाउस से शुरुआत की थी, वहीं आज ओयो के दुनिया के 80 अलग अलग देशों में 10 लाख से भी ज्यादा कमरे हैं। और आज ओयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल भारत के सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपतियों में से एक हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां हर तरह की मानसिकता के लोग रहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आज भी एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते, वहीं कुछ लोग इस दोस्ती को समझते और सम्मान देते हैं। आजकल की पीढ़ी की सोच काफी आगे बढ़ चुकी है। वे पुराने रीति रिवाजों या अवधारणाओं को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे पुरानी सोच का सम्मान नहीं करते। बस उनकी सोच का नजरिया थोड़ा अलग। 18 साल की उम्र पूरी तरह से परिपक्व होती है। इस उम्र के बाद अगर एक लड़का और लड़की साथ में घूमना चाहते हैं या रहना चाहते हैं तो आज भी भारत में कई जगहों पर इसे गलत माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दो लोग अपनी मर्जी से साथ हैं और साथ रहना चाहते हैं और वे पूरी तरह से परिपक्व हैं तो उनके साथ रहने और घूमने के खिलाफ कोई कानून नहीं है। भारत के युवाओं की इस समस्या का समाधान भी ओयो ने निकाला। ओयो के अनुसार उनके हर ग्राहक को उनकी वेबसाइट से सबसे अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वह कोई बुजुर्ग हो जो आराम करने के लिए आया हो या कोई विवाहित या अविवाहित जोड़ा जो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हो। आपको यह साबित करने के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी कि आप विवाहित हैं या नहीं। आपको चेक इन के समय केवल अपना मूल पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा जो यह सुनिश्चित करता है कि आप 18 साल से ऊपर हैं। उसके बाद आपकी सुरक्षा और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ओयो के इस कदम से लिव इन में रहने वाले जोड़ों को यह फायदा हुआ है कि उन्हें अब किसी भी तरह की नकारात्मकता, शर्मिंदगी, अपराध बोध या उपेक्षा का सामना नहीं करना पड़ता और वे आसानी से बुकिंग कर अपना गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकते हैं। साल 2018 में ओयो सिर्फ इंडिया तक सीमित था, लेकिन 2019 में रितेश ने ओयो को भारत से बाहर लेकर जाने का फैसला किया। आप और हम सब जानते हैं कि 2020 पूरी दुनिया के लिए काफी मुश्किल समय था, क्योंकि इस साल कोविड महामारी के कारण हर कोई प्रभावित हुआ था। कोविड आने के कुछ समय पहले ही रितेश ने ओयो को वैश्विक स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया था। उनकी कंपनी इस चुनौती का सामना कर ही रही थी कि तभी कोविड की शुरुआत हो गई। लेकिन रितेश इस समय बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस समय लोगों में काफी चर्चा चल रही थी कि अब कौन यात्रा करेगा, ओयो तो बंद ही समझो, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सारी बातों पर समय बर्बाद करने की बजाय उन्होंने अपनी कंपनी पर फोकस करना पसंद किया। उन्होंने यह भी बताया कि कोविड के समय उन्होंने 4 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया: नवाचार, लागत, देखभाल और दक्षता। कोविड से पहले उनकी कंपनी कॉल सेंटर से चलती थी, जिससे ग्राहकों को बुकिंग के लिए रुकना पड़ता था और उन्हें कुछ नकारात्मक फीडबैक मिलते रहते थे। कोविड के समय यात्रा भी कम थी, इसलिए उनकी मांग काफी कम थी। तब उन्होंने अपना अधिक समय अपनी कंपनी की तकनीक पर लगाया और इस समस्या को हल करने के तरीके खोजने शुरू कर दिए। उन्होंने होटल मालिकों से अपनी सेवाओं में सुधार लाने के लिए भी बात की। उन्होंने बताया कि उस समय वंदे भारत का भी कार्यक्रम चल रहा था और जो लोग उसमें शामिल होने के लिए यात्रा कर रहे थे, उन्होंने उस समय उनके लिए ओयो पर 50% की छूट का ऑफर चलाया, जिससे उन्हें और उनके ग्राहकों दोनों को फायदा मिल सके। तो कोविड का समय उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण तो रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने हर मोर्चे पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने की पूरी कोशिश की। एक अच्छे उद्यमी की यही पहचान होती है कि वह कठिन समय में किस तरह अपने आप को, अपनी कंपनी को, अपने ग्राहकों को, अपनी टीम को समझदारी से संभालता है। मुश्किलें तो हर मोर्चे पर खड़ी हैं, पर जीतता वही है जिसकी सोच बड़ी है।
रितेश अग्रवाल की इस पूरी यात्रा को सुनने के बाद आप सभी अपने आप से एक प्रश्न जरूर कीजिएगा कि आपने इससे क्या सीखा। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने सीखा कि हम अपने करियर के लिए जो भी निर्णय लें, हमें उस पर स्थिर रहना चाहिए, यानी उस पर टिके रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दो बार असफल होने के बाद हम अपना रास्ता ही बदल लें। वह कहावत तो सुनी ही होगी आपने, ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड। इसे अगर थोड़ा सा संशोधित किया जाए तो हम कहेंगे कि ट्राई एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, बस आपको दिल में इस बात का विश्वास जरूर रखना है कि एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। आज रितेश को ही देख लीजिए, कहाँ एक समय था जब उनके पास अपनी कंपनी को शुरू करने के लिए भी कोई फंड नहीं था। उन्हें अपनी कंपनी चलाने के लिए निवेशकों की जरूरत थी और आज वे खुद नई स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए शार्क टैंक में निवेशकों की कुर्सी पर बैठते हैं। तो दोस्तों, आपको रितेश अग्रवाल की यह यात्रा कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।